प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो एनटीएससी सेट बायोलॉजी है उसका कल एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है या फिर उसको बोल सकते हैं हम जीवों में विविधताएं। इस चैप्टर को कल स्टार्ट किया गया था। कल उसका पहला लेक्चर था और आज इस वीडियो में हम उसका दूसरा लेक्चर है जो वो डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखा होगा उसके अंदर एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जो पहला लेक्चर है उसको देख सकते हैं। अगर आपने पहला लेक्चर देख लिया है तो आप ये दूसरा लेक्चर देख के जो वो चीज़ें हैं उनको साथ इन चीज़ों को भी जोड़ के आगे इस चैप्टर को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में चलते हैं आगे। देखो, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले उसके ऊपर एक थोड़ी सी नज़र ले लेते हैं, देख लेते हैं एक बार क्या क्या डिस्कस किया था। तो उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है वो क्यों ज़रूरी है। ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, जीवों का वर्गीकरण है जो वो क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि बहुत अलग अलग तरह के जीव हैं और उनके बारे में हमको अगर प्रॉपर जानकारी चाहिए तो उनका क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में हमने व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन जो हम करेंगे उसका आधार क्या हो उसके ऊपर भी बात की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि उसका जो सेल का स्ट्रक्चर है या फिर जो उसमें सेल किस तरह की है उसके ऊपर बात कर सकते हैं। उसके अंदर कितनी सेल है, सेल का नंबर है जो उसके ऊपर हम कर सकते हैं। उसका ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर मैंने कल बताए थे, तो उन सब फैक्टर के आधार पर हम क्या है वर्गीकृत इन सब को कर सकते हैं। और उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि जो क्लासिफिकेशन है उसका इवोल्यूशन, जो विकास हो रहा है, यानी जो पृथ्वी पे सबसे पहले ब्लू ग्रीन आलगी आई थी और आज हम उससे मरने वाले मतलब ह्यूमन तक जो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म है वो उससे किस तरह से मरे हैं, और जो नंबर ऑफ स्पीसीज है धरती के ऊपर, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है मतलब कितनी जीव हैं, कितने तरह के जीव हैं, वो इवोल्यूशन से किस तरह से संबंधित है उसके बारे में हमने जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर ये पढ़ा था। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे वो देखें, तो इस लेक्चर को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज का जो लेक्चर रहेगा उसके जो बेसिक क्या क्या हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमने जो वर्गीकरण करना है जीवों का, उसके लिए कौन कौन से समूह हैं उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें कि हम वर्गीकरण जो कर रहे हैं। हेलो, तो इस लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है। आज के हम लेक्चर में क्या है, जो वर्गीकरण है उसकी हैसियत किस तरह की है, यानी उसका पदानुक्रमित संरचना है जो वो किस तरह की है उसके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद में हम साइंटिस्ट जिसने अलग अलग क्लासिफिकेशन जो दी है, साइंटिस्ट का इसमें किस तरह का योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसमें जो सारी की सारी बायोलॉजी में फॉलो किया जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको बोला जाता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये 3 मेजर टॉपिक रहेंगे जो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने आज के टॉपिक में इन 3 चीज़ों को बहुत सावधानी से सुनना है और पढ़ना है। तो चलते हैं। हमारा जो पहला है कि क्लासिफिकेशन है जो हर्चरी है वो किस तरह की है,
वर्गीकरण की जो संरचना है वो किस तरह की है उसके बारे में देखिए। जिस तरह से आपने पता है कि पूरा का पूरा जो संसार है उसको भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। आपने सुना होगा जैसे 5 हमारे महाद्वीप है, आपने सुना होगा जो महाद्वीप है वो 5 है। उनके अंदर क्या है, वो 5 बड़े बड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, अमेरिका है, एशिया है, इस तरह से मतलब यूरोप है, 5 अलग अलग हैं, बड़े हैं। उनके अंदर क्या आते हैं फिर जो कॉन्टिनेंट है उनके अंदर सब कॉन्टिनेंट, यानी अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में मिडल एशिया है, नॉर्दर्न एशिया है, साउदर्न एशिया है। फिर उसके अंदर अलग अलग कंट्रीज हैं। उन कंट्री में भी क्या है, जैसे इंडिया है, इंडिया एक कंट्री है। इंडिया कंट्री के अंदर भी आगे स्टेट्स हैं, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं अलग अलग। अगर डिस्ट्रिक्ट से भी आगे की हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट से आगे भी हम क्या है जो अलग अलग तहसील है, विलेजेस हैं, वो इस तरह से है। तो जिस तरह से ये सारी चीज़ है इसी तरह से हमारे यहाँ जो वर्गीकरण है उसकी पदानुक्रमित संरचना को देखने को मिलता है। मतलब सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक सिस्टेमेटिक वे में, एक अच्छे ढंग से उनको किस तरह से बांटा गया है उसके बारे में हमने पढ़ना है। देखो सबसे पहले जो किंगडम है वो सबसे बड़ा ग्रुप रहता है, यानी सीधी सी बात है किंगडम महाद्वीप है जो हमारे बड़े उनके बराबर का है, तो किंगडम का नंबर कम रहेगा। हमारे यहाँ पर भी किंगडम कम ही मिलते हैं। तो और एक किंगडम में मतलब बहुत ही अलग अलग तरह के जीव एक ही किंगडम में देखे जा सकते हैं। जैसे किंगडम है एनिमेलिया, उसके अंदर मनुष्य भी है, सांप भी है, और बहुत छोटे हैं जो जिस तरह हम बात करें जोक है वो भी उसी के अंदर आती है, या और बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी उस एक ही जगत या फिर किंगडम बोल सकते हैं उसके अंदर रखे गए हैं। अब पौधे के लिए भी एक अलग किंगडम है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके अंदर छोटे से छोटा पौधा है वो भी उसके अंदर रखा गया और बड़े पौधे भी उसके अंदर रखे गए हैं। तो इस तरह से अलग अलग ये जगत है जो वो बना दिए गए हैं। उसके बाद एक जगत में आगे क्या देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह के फाइलम या फिर डिवीज़न। ठीक है, हिंदी में भी इनको फाइलम और डिवीज़न बोला जाता है। बस फ़र्क क्या है इसमें, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, इसमें यहाँ प्लांट आएगा और यहाँ एनिमल। तो एनिमल के केस में इसको फाइलम बोला जाता है और प्लांट के केस में उसको डिवीज़न बोला जाता है। एनिमल के केस में क्या बोला जाता है, फाइलम, और प्लांट के केस में उसको डिवीज़न बोला जाता है। तो एक किंगडम है जो अलग अलग किंगडम मिलेंगे, उनमें क्या है अलग अलग फिर बहुत ज़्यादा फाइलम मिलेंगे। फाइलम के अंदर मिलती है क्लास, जिसको हम वर्ग बोल देते हैं हिंदी में। वर्ग के अंदर फिर आगे अलग अलग तरह के ऑर्डर उसके अंदर देखने को मिलेंगे। ऑर्डर के अंदर आगे फैमिली होती है, और फैमिली के बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आता है वो है जीनस, और जीनस के अंदर फिर आगे बहुत तरह की स्पीसीज देखने को मिलती है। तो आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए, इसी तरह से हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में, इस तरह से ये पूरा ऑर्डर याद होना चाहिए। स्पीसीज जो जीवन है मतलब उसकी एक इकाई मानी जाती है कि इस इकाई को हम बेसिक मानेंगे। तो ये बेसिक इकाई है, इसको आप ध्यान रखना। स्पीसीज में मतलब जैसे हम मनुष्य की स्पीसीज की बात करें तो सारे के सारे जो मनुष्य है वो एक ही स्पीसीज में है, जो और भैंस है वो एक अलग स्पीसीज में है, चूहा एक अलग स्पीसीज है। तो इस तरह से अलग अलग स्पीसीज हैं, और अलग अलग स्पीसीज एक क्या है जीनस का निर्माण करती है। मतलब अगर मैं बात करूं कि जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन जैसा अगर कोई और प्राणी है जो बिल्कुल ह्यूमन जैसा, तो हो सकता है कि वो ह्यूमन के जीनस के अंदर ही इंक्लूड हो। ठीक है, और जीनस से क्या मिलती है, फैमिली। अगर फैमिली में हम बात करें तो जो गोरिल्ला है वो अपनी ही फैमिली के अंदर ही इंक्लूडेड है, जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर। तो इस तरह से ये सारे के सारे मनाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है वो किस तरह का है। तो आपको ये 3 साइंटिस्ट है जो ये 3 साइंटिस्ट है
वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आपकी बुक में भी अर्नेस्ट हक्कल है जिसने 1994 में अपना एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। उसके बाद रॉबर्ट विटकर है, आर विटकर भी बोलते हैं, 1969 या फिर 1969 में इसने खुद का क्लासिफिकेशन दिया था। कार्लस वोज है जो 1977 में। ये हिंदी के अंदर भी ऐसे रहेंगे तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक कार्लस लिनियस भी है, सी लिनियस भी बोलते हैं, कार्ल्स लिनियस भी बोलते हैं इसको। तो ये भी, इसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है क्लासिफिकेशन में। अगर बात करें तो इसने क्या है कि जो इन्होंने खुद की क्लासिफिकेशन दी थी वो बहुत पहले दी थी। तो क्लासिफिकेशन वाला जो सिस्टम है उसका फादर कार्ल्स लिनियस को बोला जाता है, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। जो ये इस तरह से वर्गीकरण का जो है उसका सभी का फादर इस कार्ल्स लिनियस को ही बोला जाता है, टैक्सोनॉमी का फादर इसको बोला जाता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इनका किस तरह से कितना कैसे कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। ये भी ध्यान रखना कि जो रॉबर्ट विटकर की क्लासिफिकेशन है आज के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती है और वो 1969 में आई थी। और 1969 में उसकी क्लासिफिकेशन में चेंज थोड़ा सा किया था कार्ल्स वोज ने। उसका एक ग्रुप था उसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया था। वो चेंज भी अब एक्सेप्टेबल है, मतलब उसको भी लागू कर दिया गया है, उसको भी मान लिया जाता है। अर्नेस्ट हक्कल ने पहले दी थी और कार्ल्स लिनियस की सबसे पहले थी, मतलब ये स्टार्टिंग करने वाला है इन सभी चीज़ों की। ठीक है, तो इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जो हमारा आर विटकर था तो उसने जो क्लासिफिकेशन दी थी वो किस तरह की थी। तो उसने क्लासिफिकेशन में जो हमने आर्चरी या फिर जो पढ़ा था पदानुक्रमण, उसके अंदर सबसे बड़ा क्या था, किंगडम था, आपने देखा होगा। तो उसने 5 किंगडम दिए थे, जैसे 5 बड़े महाद्वीप हैं उस तरह के 5 बड़े बड़े किंगडम है। उन किंगडम में उसने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी ई, उसके बाद एनिमिलिया, और इस तरह से ये 5 के 5 किंगडम है। इसमें 5 किंगडम रखे गए इसलिए इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। और आपने देखा है ये कब आई है, 1969 में ये क्लासिफिकेशन आई है। इसको हिंदी में 5 जगत वर्गीकरण भी बोल दिया जाता है, आर विटकर के द्वारा दिया गया है। तो आपको ये क्लासिफिकेशन है जो वो फॉलो करनी है और इसके अकॉर्डिंग ही हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसको किस तरह से बांटा गया है उसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म है जो उसको क्या है, सबसे पहले सेल के बेस पे कि उसके अंदर किस तरह की सेल है। ऑर्गेनिज्म है सबसे पहले, और ऑर्गेनिज्म को क्या है, सेल के बेस पे कि उसमें किस तरह की कोशिका या फिर सेल उसके अंदर मिलेगी, उसके बेस पे 2 में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में उसको डिवाइड किया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल का जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये सेल है जो उसके अंदर क्या है, जो केंद्रक है उसके ऊपर, केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली होती है, केंद्रकाय झिल्ली या फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर पाई जाती है। वो इनके अंदर एब्सेंट रहती है, वो इनके अंदर क्या है, एब्सेंट रहती है, लेकिन यूकैरियोटिक में वो प्रेजेंट रहेगी। अब जो ऑर्गेनिज्म जिसकी कोशिका के अंदर वो न्यूक्लियर झिल्ली एब्सेंट मिली उनको बोला गया प्रोकैरियोटिक सेल। और उन प्रोकैरियोटिक सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको कौन से ग्रुप में डाल दिया गया, मोनेरा ग्रुप में। मोनेरा ग्रुप में जो थे वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद में जो जिसके अंदर ये जो न्यूक्लियस था उसके ऊपर वो मेम्ब्रेन भी मिली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या फिर केंद्रक झिल्ली जिसको बोलते हैं वो मिली, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी थे, क्लोरोप्लास्ट भी थे, गोल्जी बॉडी भी थी, जो लवक है उस तरह के सारे ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनेलिस थी, कोशिकांग थे, उनको बोला गया यूकैरियोटिक, उनको यूकैरियोटिक बोला गया। अब यूकैरियोटिक जो थे
उसके अंदर 4 जो मैन किंगडम है मोनेरा को छोड़ के, वो चारों के अंदर क्या मिलता है, यूकैरियोटिक सेल मिलती है। उसके बाद देखा गया कि कौन कौन से यूनिसेलुलर है और कौन कौन से मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव को बोलते हैं और मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय जीव को बोलते हैं। तो एक कोशिकीय जो जीव हैं उनमें क्या है, एक कोशिका पाई जाती है और उनका एक जो ग्रुप है जिनके अंदर सेल किस तरह की है, यूकैरियोटिक, और एक कोशिका है उनका एक ग्रुप बनाया गया प्रोटिस्टा। ठीक है, जो अपना सेकंड ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। उसके बाद कौन से बचे, मल्टीसेलुलर, जिनके अंदर कोशिकाओं की जो संख्या थी, सेल की जो नंबर था वो बहुत ज़्यादा था, एक नहीं था उनके अंदर। ठीक है, तो उनको क्या है, उनके अंदर क्या है, आगे ये देखा गया कि उनके अंदर सेल वाल कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं पाई जाती। जिसके अंदर नहीं पाई जाती उसको एनिमिलिया या फिर एनिमल्स जिसको बोला जाता है, इसी ग्रुप में हम आते हैं। वैसे तो ये 5वां है, लेकिन इनके अंदर ये गुण है जो नहीं मिलता। ठीक है, ये 5th है, लेकिन इनके अंदर क्या है, ये नहीं मिलता। उसके बाद जिसमें सेल वाल मिलती है, सेल वाल जो मिलती है वो 2 बच गए, एक फंजाई और एक प्लेंटी। एक मतलब जिसमें कवक आते हैं, फुंदी फंजाई जो बोलते हैं वो आती है, और एक में प्लांट्स आते हैं, वो दोनों के अंदर सेल वॉल पाई। तो इसमें सेल वॉल पाई जाती है। तो इनके अंदर जो और बेसिक डिफरेंस है, एक वो क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं करते, यानी ये खुद का खाना खुद नहीं बनाते, ये दूसरे से खाना लेते हैं। और जो प्लांट है अपने, वो क्या है, अपना खाना जो वो खुद बनाते हैं। ये इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। तो 5 का किंगडम्स का जो आप डिफरेंस है वो समझ गए होंगे। वो है मोनेरा जिसमें सेल है प्रोकैरियोटिक तरह की पाई जाए, यूकैरियोटिक 4 आ गई, उसमें अगर एक कोशिकीय जीव हैं, यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा, ज़्यादा वाले हैं उनमें अगर सेल वॉल नहीं मिलती है तो एनिमल्स, सेल वॉल मिलती है लेकिन वो खाना खुद नहीं बना पाते तो फंजाई, अगर खुद बना रहे हैं तो प्लांट। तो 5 के 5 ग्रुप आपको क्लियर हो गए होंगे यहाँ से। ठीक है, अब एक एक ग्रुप के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं कि किस तरह से उनके अंदर मिलता है। ठीक है, तो एक एक ग्रुप के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रुप है किंगडम मोनेरा, मोनेरा किंगडम के ऊपर फोकस करेंगे कि किंगडम मोनेरा में क्या है। जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए हैं अभी, उसमें क्या है, किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका मिलेगी, कोशिका जो प्रोकैरियोटिक तरह की कोशिका मिलेगी, जैसे कि आप दिखाऊंगा मैं स्ट्रक्चर में भी। और क्या है कि मोस्टली यूनिसेलुलर मिलेंगे, इसमें यूनिसेलुलर ही रहते हैं। अगर मल्टीसेलुलर इसमें देखने को मिलेंगे तो वो क्या है कि उनके पीछे एक शीट मिलेगी और उस शीट के ऊपर वो इस तरह से अरेंज हो जाती है सभी की सभी सेल। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये शीट है कोई, इसके ऊपर ये सेल इस तरह से अरेंज हो जाएगी। वैसे तो ये सिंगल है, खुद का काम खुद करती है सारी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इसको एक चैन फॉर्म या फिर मल्टीसेलुलर बोल देते हैं, लेकिन मोस्टली में फिर भी ये यूनिसेलुलर तरह की दिखती है, मल्टीसेलुलर नहीं दिखती, यूनिसेलुलर ही रहते हैं इसमें। इसके दो मेजर ग्रुप हैं किंगडम मोनेरा के, वो है किंगडम मोनेरा के 2 ग्रुप हैं, आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं, ये जो अपने वो जो 3rd साइंटिस्ट थे जिसने 1977 में काम किया था, मैंने बोला था कि इसकी क्लासिफिकेशन पे, तो उसने मोनेरा के अंदर ही ये 2 ग्रुप हैं जो इनकी डिवीज़न की थी, इनको अलग तरह के नाम दिए थे। कि इन्होंने कहा था कि आर्किबैक्टीरिया है जो वो अलग है और यू बैक्टीरिया के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया तरह के ऑर्गेनिज्म आएंगे। तो इस तरह का उसने कुछ उसके ऊपर रिव्यू दिया था। तो आर्किबैक्टीरिया जो है अपने, आर्किबैक्टीरिया के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आएंगे तो आर्किबैक्टीरिया है जो, आर्किबैक्टीरिया में हमारे वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो ऐसी कंडीशन में रहते हैं जो जीवन के लिए बिल्कुल लायक नहीं है। मतलब हो सकता है कि ये 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के ऊपर जो पानी है उसके अंदर मिले, या फिर स्नो में मिले,
बर्फ़ में, बिल्कुल बर्फ़ के अंदर ये मिल सकते हैं। या फिर मीथेन गैस जहाँ पर होती है, मीथेन डेडली है, वहाँ पर भी ये मिल सकते हैं। तो इस तरह की हरास जो सिचुएशन है, हरास सिचुएशन जिसको बोलते हैं कि कठिन परिस्थितियों में ये खुद रहते हैं, उनको आर्कियोबैक्टीरिया बोला गया है। ठीक है। उसके बाद हमें अगर हम बात करें यू बैक्टीरिया की, तो ये एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में मिलते हैं। जैसे दूध को दही बनाने वाला जो बैक्टीरिया है वो भी एक मोनेरा ही है, तो वो नॉर्मल ठीक सिचुएशन में रह रहा है। इस तरह के जो सारे हैं वो यू बैक्टीरिया में आते हैं। यू बैक्टीरिया के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एक एल्गी या फिर एक तरह की काई बोल देते हैं, जिसकी जो कलर है, रंग है, उसकी दिखावट या अपीयरेंस किस तरह की आएगी, ब्लू या फिर ग्रीन कलर की आएगी, इसलिए इसको ब्लू ग्रीन बोलते हैं। ये जो एल्गी है ये आपको आज के टाइम पे इजीली जो पैडी क्रॉप हैं यानी जो जीरी के खेत हैं, राइस के जो हैं, जो आज के टाइम पे लगने लग रही है, अगर वो कुछ दिन पहले लगी है तो उसके अंदर एक काई मिलती है जो थोड़ी ग्रीन और किस तरह की, जो ब्लू कलर उसमें आएगा देखने में, तो वो क्या है, नोस्टोक और एनाबिना नाम है उनका, और एनाबिना। ठीक है। तो वो दोनों के दोनों क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और वो इसी ग्रुप से संबंध रखने वाली है। उसके बाद में बैक्टीरिया, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा रोग भी होते हैं, जिसमें मलेरिया है, मलेरिया उस तरह का रोग है, और बहुत सारे रोग हैं जिसमें टाइफाइड भी इसी तरह का रोग है। तो इस तरह के बहुत सारे रोग हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा छोटे हैं। उसमें आप अगर ब्लू ग्रीन एल्गी का देखना है तो आपको मैं थोड़ा सा इसके अंदर जूम करके दिखा देता हूँ। इस तरह की कोशिका देखने को मिलती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करूँ तो आप इसके अंदर देख पाएंगे कि इसके अंदर कोई न्यूक्लियस दिखाई नहीं देगा आपको, बस एक सेल है उसके अंदर, बस कुछ ऐसा ऐसा है, इस तरह का ही मिलेगा इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर कोई केंद्रक साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो इस सेल की अरेंजमेंट इसी तरह की होती है। अगर ये आपको नहीं साफ दिखाई दे रही तो हम इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर सारी चीज़ बताई भी गई है। देखो इसमें कहीं भी क्या है, न्यूक्लियस नहीं दिखाई दे रहा, इसमें कहीं न्यूक्लियस को नहीं है। जो ये इसमें डीएनए पड़ा है वो भी खुला पड़ा है सेल के अंदर। ठीक है। तो इस तरह का जेनेटिक मटेरियल भी इसमें इसी तरह से रहता है। ये फ्लैजिले हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ये मूवमेंट करवाते हैं। अगर बैक्टीरिया को इधर उधर जाना होगा तो इनके थ्रू ये मोशन करेंगे, ऐसे हिलते रहते हैं, तो उसके थ्रू ही मूवमेंट करेगा। और उसके बाद में एक और इसका एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल क्यों याद रखना आपको, क्योंकि सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की ही होती है। माइकोप्लाज्मा के अंदर सबसे छोटी कोशिका देखने को मिलती है, तो वो भी इसी ग्रुप का ही हिस्सा है, इसी ग्रुप का ही मेंबर है। दूसरा हमारा ग्रुप है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर हम पढ़ के आए हैं कि क्या मिलेगा इनके अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे और साथ में यूकैरियोटिक सेल मिलेगी, मतलब एक कोशिकीय जीव ही इनके अंदर मिलेंगे। इसको कई साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये एक रिमेनिंग ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का। मतलब क्या है कि जो 5 ग्रुप बने थे उनमें से 4 ग्रुप के बनाने के बाद में जो ऑर्गेनिज्म बचे थे वो इसके अंदर डाल दिए थे। कुछ साइंटिस्ट को बोलते हैं कि प्रोटिस्टा एक रिमेनिंग ग्रुप है, कि 4 ग्रुप बनाने के बाद जो ऑर्गेनिज्म बचे थे वो इसके अंदर डाल दिए थे। क्यों बोलते हैं इसको ऐसा, उसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं ना, वो क्या है कि वो दूसरे के ऊपर से खाना लेने वाले भी मिलेंगे, खुद खाना बनाने वाले भी मिलेंगे। जो चल सकते हैं उनको बोलते हैं मोटाइल या फिर चालक, ये स्वपोषी परपोषी आपको पता ही होगा। और जो नहीं चल सकते एचर हैं जो, वो नॉन मोटाइल, वो भी इसके अंदर मिलेंगे। इसके अंदर जो हैं ऑर्गेनिजम्स वो अलग अलग तरह के, मतलब सारे के सारे जो वो है, मतलब फैसिलिटी वाले, सारे के सारे अलग अलग तरह के ग्रुप इसके अंदर मिल सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, इसके अंदर हार्मफुल भी हो सकते हैं,
तो सारे तरह के ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। बस इसका एक जो करैक्टर है वो ये है कि इसमें जो होंगे वो एक कोशिकीय ही होंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपने अमीबा सुना ही होगा। अमीबा का स्ट्रक्चर भी आपने बनाया होगा। ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। जैसा कि आप इसको देखोगे तो इसमें यहाँ पर एक न्यूक्लियस भी आपको दिखाई देगा। ये लाल कलर का जो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस भी है और उसके बाद में आपको और जो चीज़ है फूड वैक्यूल इसके अंदर दिखाई दे रहा है, यूरोइड इसके अंदर, सेंट्रल वैक्यूल इसके अंदर है। तो इसके अंदर उसकी तरह नहीं है, इसमें दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, तो इसमें भी ये देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर हम बात करें आगे, जो दूसरा एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ, तो ये प्रोटोजोआ है एक, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। इस प्रोटोजोआ का नाम है यूग्लिना। देखो ये प्रोटोजोआ है, ये यूग्लिना नाम है इसका। और यूग्लिना क्या है, एक ऐसा है जिसके ऊपर सेल वाल भी नहीं है। उसके बाद भी ये क्या है, इसके मतलब इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उनके ऊपर सेल वाल मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, दोनों तरह के कैरेक्टर इसमें मिलेंगे। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक फ्लैजिला है जिसके थ्रू ये चल सकता है, सेल इसके ऊपर नहीं है। इसके ऊपर क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी खुद का जो भोजन है ये खुद बना सकता है, यानी ये ऑटोट्रोफ्स की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारा वो है फंजाई। तो फंजाई में हम पढ़ के आए हैं कि ये मल्टीसेलुलर रहेगी, और यूकैरियोटिक तो हम पढ़ के आए हैं, लेकिन मल्टीसेलुलर में भी आपने एक यीस्ट, या फिर इसको खमीर भी बोल देते हैं, याद रखना खमीर भी बोल देते हैं हिंदी मीडियम वाले। वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक ही सेल मिलेगी, यूनिसेलुलर है, लेकिन उसके बाद भी ये फंजाई में है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है ये, क्योंकि इसकी जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, उसके अंदर काइटिन मिलता है। और प्रत्येक फंजाई का मेंबर की यही निशानी है कि उसकी सेल के अंदर काइटिन जरूर मिलेगा। इसके सारे के सारे मेंबर हीटेरोट्रोप्स है, कोई भी ऐसा नहीं है जो खुद का खाना खुद बना सके, सभी दूसरों से खाना लेते हैं। और इसकी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं जो आपको देखने को मिलेगी। और ये मल्टीसेलुलर बड़े भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं जिनको हम नेक्ड आई या फिर नंगन आँखों से भी देख सकते हैं। इसके दो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाओ कि किस तरह की फंजाई होती है। उसमें हम फंजाई में हम सबसे पहले ये देख सकते हैं, एक जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, एक रोटी है, ब्रेड है, जिसमें क्या है, इसके ऊपर फंजाई लगी हुई है, फफूंदी लगी हुई है, जैसे देख सकते हो। ये पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम नाम की फंजाई है। इससे एक पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक भी आपने पढ़ी होगी। और दूसरा कौन सी है, दूसरा आप नीचे देख सकते हैं, आपने ये भी आराम से देखी होगी। इनको अगैरिकस बोला जाता है, या फिर खुम्बी भी इसको बोलते हैं कई, कुकुरमुता भी इनको हिंदी में बोला जाता है। तो ये भी इनकी मेंबर है। इस तरह के मेंबर फंजाई के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर कल को होगा। धन्यवाद।